कि रिपीटिशन मेन है बस। देखो इसमें क्या क्या है शॉर्ट में देखो। पहले सबसे पहले एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए हमने क्या किया कि जो भी एल्केन लिया, जैसे CH4 लिया, इसमें हमने Cl2 ऐड कर दिया, तो क्या बन जाएगा CH3Cl और HCl बन गया। तो पहला एल्केन के थ्रू हो गया ये। फर्स्ट क्या था एल्केन, ठीक है। तो पहला है एल्केन के थ्रू हमने बनाया। तो एल्केन में अब एल्केन में भी क्या होता है, ये कंफ्यूजन होता है कि जो 3 Cl है तो कौन सा H बाहर होगा। तो जैसे हमने Cl2 ऐड किया तो जो सेकेंडरी वाला है वो बाहर होता है हर हमेशा। तो यहाँ पे तीसरे केस में यहाँ पे ये बाहर हो जाएगा, ध्यान रखना सेकेंडरी वाला, प्राइमरी नहीं होगा, सेकेंडरी वाला ही हर हमेशा बाहर होता है, ठीक है। तो ये पहला रूल था इसका, फर्स्ट। सेकेंड में अगर डबल बॉन्ड आ गया, देखो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए दो तरीके हैं। डबल बॉन्ड के लिए क्या है, दो तरीके, दो तरीके कौन कौन से, एक है इसमें HCl को ऐड कर दो या HBr को ऐड कर दो, इसमें मार्कोनिक ऑफ रूल लगता है। मार्कोनिक ऑफ रूल लगेगा तो क्या होगा, H इधर चले जाएगा, Cl इधर आ जाएगा, तो ये जाएगा सिंगल बॉन्ड, H यहाँ Cl यहाँ, बाकी के H2 यहाँ पे लगे रहेंगे, यानी एल्काइल हैलाइड। तो एल्केन से भी हमने क्या बना दिया, ये बना दिया, एल्काइल हैलाइड बना दिया, ठीक। अब डबल बॉन्ड में एक और केस है, एक और केस कौन सा है, जैसे हमने किया C डबल बॉन्ड C, CH2 अब इसमें आप ब्रोमीन को डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, इसे कहते हैं ब्रोमिनेशन। तो भी क्या होगा, ये CCl4 के साथ करेंगे तो ब्रोमीन एक यहाँ चले जाएगा, दूसरा यहाँ चले जाएगा, ठीक है, बाकी सेम रहेगा, तो ये ब्रोमिनेशन हो गया। और ये बनता है आपका विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड। ऐसी अगर यहाँ पे 3 है कार्बन और Cl2 ऐड किया आपने इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो क्या होगा, एक Cl यहाँ चले जाएगा, एक Cl यहाँ चले जाएगा, तो ये Cl यहाँ पे आ गया, Cl यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये CCl4 की प्रेजेंस में होगा, तो इसे कहते हैं क्लोरीनेशन, यानी क्लोरीन ऐड हो रहा है तो क्लोरीनेशन, ब्रोमीन ऐड होगा तो ब्रोमिनेशन, ठीक है। तो और फ्लोरीन ऐड करोगे तो फ्लोरिनेशन। तो ये आपका स्टेप हो गया क्लोरीनेशन का। अगर यहाँ पे आयोडीन ऐड करेंगे तो आयोडीन हो जाएगा, लेकिन जनरली Br और Cl2 ही ज्यादा दिखाते हैं। तो ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया था, पहले हमने एल्केन से बनाया, फिर हमने एल्कीन से बना दिया, ठीक है, एल्केन एल्कीन हो गए दोनों के दोनों। अब हमने क्या किया, एल्कोहल से बना दिया। एल्कोहल में क्या होता है, एल्कोहल में आप किसको मिलाओगे, ल्यूकास रिएजेंट को मिलाते हैं, ल्यूकास रिएजेंट हो गया, दूसरा चाहे PCl3 हो गया, PCl5 हो गया या SOCl2 हो गया, इन चारों में से कोई भी होगा। तो ये चारों के चारों में से कोई भी होगा, वो एल्कोहल को क्या करेगा, जहाँ पे OH है, ध्यान रखना, जहाँ पे भी OH होगा उसको हटाओ और वहां पे Cl ले आओ, बस, चाहे कोई भी होगा। ल्यूकास रिएजेंट मतलब कंसंट्रेट HCl और ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2। तो जैसे आप इनमें से कोई भी लाते हो तो जहां पे OH है वो हटेगा और Cl आ जाएगा, बस बाई प्रोडक्ट सबके अलग अलग होते हैं। जैसे इसमें बाई प्रोडक्ट होगा वाटर, इसमें बाई प्रोडक्ट आपको बताया PCl3 में होगा H3PO3, अगर PCl5 है तो इसमें बनेगा POCl3 और HCl, और SOCl2 में बनता है SO2 और HCl, ठीक है। तो ये बाई प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन जो मेन प्रोडक्ट है वो बनेगा RCl। तो जहां पे भी OH होगा उसे हटाओ और Cl ले आओ, बस इसका सिंपल तरीका यही है। तो ये हो गया आपका एल्कोहल के साथ। इसके बाद हमने क्या किया, एक्सचेंज मेथड से किया, हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन एक्सचेंज में हेलोजन एक्सचेंज में हमने किया पहले फिंकलस्टाइन वाला, फिंकलस्टाइन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है कि जो भी Cl या Br होगा, जैसे यहाँ पे Cl है या Br है, कोई भी ले लो आप, इसमें हमने NaI से रिएक्शन कराई इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा Ri और NaX अलग हो जाएगा, और X की जगह पे Cl या Br में से कुछ भी होगा, तो इसे कहते हैं फिंकलस्टाइन रिएक्शन। उसके बाद था स्वार्ज रिएक्शन। स्वार्ज रिएक्शन में क्या होता है कि जो भी होगा यहाँ पे Cl या Br में से, इसको हम रिएक्शन करते हैं AgF के साथ, या Hg2F2 SbF3 वगैरह कुछ भी करेंगे, तो जनरली AgF ज्यादा होता है,
इसमें भी एक्सचेंज हो जाएगा, फ्लोरीन यहाँ आ जाएगा और ये AgX बाहर हो जाएगा, AgX बाहर हो गया और यहाँ पे फ्लोरीन आ जाएगा। तो फ्लोरीन के लिए केवल एक ही रिएक्शन है ये बस, और कोई रिएक्शन नहीं है, इसे कहते हैं स्वार्ज रिएक्शन। बाकियों में नहीं बनता है क्योंकि हाईली एक्सप्लोजिव होता है। तो ये आपकी शॉर्ट रिएक्शन है देखो, तो इसमें कुछ टाइम नहीं लगा। मेन थी मैकेनिज्म कि कैसे हो रहा था। एक था लास्ट में हुन्स डिकर रिएक्शन, हुन्स डिकर रिएक्शन। तो हुन्स डिकर रिएक्शन में क्या होगा कि जो एसिड लिया आपने पहले, एसिड में AgOH को मिलाएंगे, तो यहाँ से क्या होगा H2O बाहर हो जाएगा और ये Ag यहाँ लग जाएगा, तो बन जाएगा RCOOAg। अब इसमें आपने अगर ब्रोमिनेशन करोगे तो ब्रोमीन ऐड करोगे इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो इस केस में क्या होता है CO2 बाहर हो जाएगा AgBr के साथ और RBr के साथ, तो 3 प्रोडक्ट बनेंगे, RBr, AgBr और CO2। ठीक है, ये होता है हुन्स डिकर रिएक्शन। तो इसमें भी क्या बनेगा आपके पास RBr। ठीक है, तो RBr के लिए बेस्ट होता है, और RBr और Cl ही बनते बस, बाकी नहीं बनते। तो ये आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया एल्केन के लिए, मतलब एलिफेटिक के लिए। तो यहां तक कोई दिक्कत आई आपको? ये इतना ही है, एनसीईआरटी में इतना ही पढ़ाते हैं, मतलब एनसीईआरटी में मैकेनिज्म नहीं होती है, तो जो टीचर बताता है वो इसी तरीके से बताएगा आपको, क्योंकि उसमें है ही नहीं ये मैकेनिज्म। वो आपको इसलिए बता रहा हूँ मैं मैकेनिज्म, ताकि आपको ध्यान रहेगी चीजें, याद रहेगा अगर उसकी मैकेनिज्म आपको आए तो। ठीक है, तो ये पहला स्टेप है, इसमें कोई डाउट किसी को? बताओ यस या नो। नो सर। ओके, अब देखो ऐसी मैकेनिज्म है सेम किसके लिए, एराइल के लिए। जब आप क्या करते हो, क्या बनाते हैं हम लोग, एरोमेटिक बनाएंगे। तो देखो एरोमेटिक का भी मैं आपको बता देता हूँ और इसकी मैकेनिज्म भी बता देता हूँ। तो आप लोग क्या करोगे, मैकेनिज्म को भी ट्राई करके देखो, क्योंकि अभी तो आपको आसान लगेगा, लेकिन जब आप आगे करोगे तो आपको हेल्प करेगा ये, और डीप क्वेश्चन में हेल्प करता है ये। कई बार रेट पूछ लेता है कि किसकी स्पीड ज्यादा होगी, तो आप कैसे बताओगे कि किसकी स्पीड ज्यादा है, किसकी स्पीड कम होगी। तो जो स्पीड वाला होता है वो मैकेनिज्म से सॉल्व होता है, कि जैसे SN1 रिएक्शन है, तो जैसे ही मैंने बोला ये SN1 है, तो आप समझ जाओगे टर्सरी की स्पीड ज्यादा होगी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। और जैसे मैंने कहा SN2 रिएक्शन है, तो उल्टा हो जाएगा, 1 डिग्री ज्यादा, 2 डिग्री और 3 डिग्री सबसे कम। तो ये हेल्प करता है आपको रेट में। यानी अगर जो डीप क्वेश्चन होते हैं या हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं, वो आपके मैकेनिज्म से सॉल्व होते हैं, और जो आसान लेवल होता है वो वैसे ही सॉल्व हो जाता है। तो अभी तो टाइम तो है ही हमारे पास, तो हमने दोनों तरीके से पढ़ लिया है, जैसा आपको सही लगेगा। तो अब है प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड और हेलोएरिन्स। इसमें है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देगा, हटा देगा। ठीक, अब इसमें क्या होगा देखो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में डायरेक्ट हेलोजिनेशन हो जाता है। जैसे आपको ये रिएक्शन लिखी, अब इसमें भी ध्यान देना, जैसे मैंने लिखा ये रिएक्शन है, एरोमेटिक रिंग बना दी, प्लस Cl2 है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने Fe या FeCl3 डार्क में। तो क्या करोगे आप, यहाँ से H को हटाओ और यहाँ Cl लगा दो, तो ये बनेगा बेंजीन रिंग बन जाएगी, और यहाँ Cl लगा दो ऊपर और HCl बाहर हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने यही रिएक्शन लिखी, देखो ये रिएक्शन आपको दिखने में सेम लग रही है, प्लस Cl2 गिव्स, तो अब यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने आपको देखो मैकेनिज्म से बताया था कि जो ये बीच वाला इंटरमीडिएट होता है ये पहले रिएक्शन करता है और इसको क्या करेगा, फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा, तब जाके ये अटैक करता है जो मेन रिएजेंट होता है। लेकिन अगर आपने इंटरमीडिएट को यूज ही नहीं किया है तो ये यहाँ पे अटैक नहीं होता, तो ये डायरेक्ट इसमें अटैक नहीं कर पाता है क्लोरीन, तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी। देखो दिखने में एक जैसा लग रहा है ये दोनों के दोनों, लेकिन दोनों के आंसर अलग अलग है। तो इसमें ध्यान रखना कि जब भी रिंग होगा और Cl2 या Br2 लिखा होगा, तो अगर ब्रैकेट ये एरो के ऊपर से नहीं लिखा है Fe या FeCl3, तो इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो ये एरोमेटिक है। अभी इसकी मैकेनिज्म बताता हूँ आपको।
होता कैसे ये, तो पहला स्टेप ये हो गया इसमें कि जो H को बाहर करेगा और क्या करेगा उसमें Cl ले आएगा, H को बाहर करके Cl आ जाएगा। अब इसमें क्या होता है, अगर सपोज करो यहाँ पे CH3 लगा हुआ है और हमने Br2 ले आए Fe और डार्क के प्रेजेंस में, तो अब यहाँ पे क्या होता है, जो ब्रोमीन होता है ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है, दोनों डायरेक्टिंग होता है। तो ये ऑर्थो में भी जाएगा और पैरा में भी जाएगा। ये भी इस कॉन्सेप्ट कहाँ से आएगा, मैकेनिज्म से। तो जैसे हम मैकेनिज्म करेंगे तो आपको समझ जाएंगे, आप लोग समझ जाओगे कि ये ऑर्थो में और पैरा में क्यों जा रहा है। अब देखो ऑर्थो पैरा किसे कहते हैं, कि सपोज करो ये बेंजीन रिंग है, इसमें कोई कंपाउंड लगा हुआ है 1 2 3 4 5 6, तो जो 1 और 2 पोजीशन है या 1 और 6 पोजीशन है ये ऑर्थो वाली पोजीशन है, ध्यान रखना इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों पोजीशन ऑर्थो वाली है, और 3 और 5 वाली मेटा वाली होती है, और लास्ट में जो ये 4 वाली है ये पैरा वाली होती है। ठीक है, तो ये 3 पोजीशन होती है। अब इन दोनों में से क्या होता है, देखो ये और ये दोनों भी लड़ाई करने लगेंगे आपस में, रिपल्सन होगा तो ये भी माइनर बनता है, कम बनता है। ज्यादा कौन बनेगा, पैरा वाला, क्योंकि दोनों दूर दूर है तो ये मेजर बनता है पैरा वाला, और ऑर्थो वाला माइनर बनता है। ठीक है, अब इसके मैकेनिज्म से आपको इसका क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ। मैकेनिज्म से इसके बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी ऐसा क्यों हुआ ये। ऐसी सेम केस है, देखो Br2 के, Br2 हो Cl2 हो एक ही बात है। पहले आपको मेन रिएक्शन बता देता हूँ, फिर इसमें आपको मैं इसकी मैकेनिज्म बताऊंगा। जैसे ये रिएक्शन है, यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा दिया आपने, CH3 है, तो ये डिसाइड करेगा कि आने वाला ग्रुप कहाँ पे आएगा। अब ये है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, तो ये कैसे होगा, एक तो जाएगा ऑर्थो में Br और एक जाएगा पैरा में, तो ये कंपाउंड अब इसके दो बन जाएंगे, ध्यान रखना इसमें दो कंपाउंड बनेंगे हर हमेशा, एक ऑर्थो का और एक पैरे का। और ज्यादा कौन बनेगा, जो ज्यादा स्टेबल होगा, तो ज्यादा स्टेबल होता है पैरा वाला, क्योंकि इसमें दोनों ग्रुप दूर दूर है, इसमें दोनों ग्रुप पास पास हैं, और पास पास होंगे तो रिपल्सन होगा यानी लड़ाइयां होंगी इसमें, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, तो ये कम बनेगा। तो जो अनस्टेबल होता है वो कम बनेगा, जो स्टेबल होता है वो ज्यादा बनेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं ऑर्थो ब्रोमोटोल्विन और पैरा ब्रोमोटोल्विन। अगर हम एरोमेटिक रिएक्शन में आयोडीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो रिवर्सिबल हो जाता है, जैसे पहले वाले केस में हुआ था, उसमें भी यही हुआ था कि आयोडीन के साथ हमने रिएक्शन की थी तो रिवर्सिबल हो गया था। वही केस यहाँ पे भी देखो, सेम स्टेप है, जैसे हमने आयोडीन के साथ रिएक्शन करेंगे क्या बनेगा, HI, और HI क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अभी आप देखोगे HI सबको रिड्यूस कर देता है, अल्कोहल को, एल्डिहाइड को, कीटोन को, एसिड को, क्योंकि बहुत पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये सबको रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो ये जैसे आपने इसको देखा फ्री स्टेट में है ये तुरंत क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा और इसे रिएक्शन को वापस कर देगा, फिर इनको दोनों को अलग अलग कर देगा HI। तो उन्होंने क्या किया कि इससे अच्छा उन्होंने कहा इस HI को ट्रैप कर ले, तो उन्होंने उसमें क्या मिला दिया, HiO4 मिला दिया। अब जो HI बना उस वो HiO4 के साथ रिएक्शन करता है और क्या बन जाएगा, H2O एंड आयोडीन बन जाता है। अभी आयोडीन यहाँ काम आ जाएगा, तो ये रिवर्सिबल नहीं हो रही रिएक्शन, ये बनता रहेगा। ठीक है, तो रिवर्सिबल से हटाने के लिए हम क्या डालते हैं उसमें, HiO4 डालते हैं। ठीक है, आयोडिक एसिड डालेंगे ताकि ये रिवर्सिबल ना हो। उसमें भी यही था कि HiO4 का रोल क्या है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करेगा, न्यूट्रल कर देता है इसे, तो इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। अगर ये रहेगा तो रिएक्शन रिवर्सिबल होगी। तो इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि HI होगा तो क्या होगा, या इसका रोल क्या है यहाँ पे, तो ये इसके साथ रिएक्शन करेगा और फिर दोबारा वापस यही कंपाउंड बना देगा। ठीक है, और यही इसमें किसमें था, पहले वाले में था। और फ्लोरीन के साथ तो मैंने आपको कह ही दिया है कि फ्लोरीन के साथ क्या होता है, फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव होता है, एक्सप्लोसिव होता है, इसीलिए उसके साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। तो इस मेथड से भी जो फ्लोरीन है उसके कोई कंपाउंड नहीं बनेंगे। ठीक है, एक्सप्लोसिव होता है, अनकंट्रोल्ड होता है, तो रिएक्शन नहीं होगी। अब इसकी मैकेनिज्म आती है, पूरा खेल मैकेनिज्म का है। ठीक है, अब मैकेनिज्म
उसका रोल कैसे पता चलेगा? जो इंटरमीडिएट है वहां से उसका रोल पता चलता है। नहीं तो आप लोगों को लगता है ये तो फालतू में लिखा हुआ है, एफ ई लिख दिया हमने, आपको लगता है ये फालतू वाला आदमी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखो इसका रोल होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि इंटरमीडिएट को लेते हैं, इंटरमीडिएट काम को इजी कर देता है। अब देखो जैसे FeCl3 है, ये होता है लेविस एसिड, और Cl2 है। अब ये क्या कहेगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, क्योंकि एसिड है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो अब ये इसके पास गया कि मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जो Cl होता है अब ये टूटेगा, तो इलेक्ट्रॉन ये एक Cl अपने पास ही रख लेगा। अगर Cl ये नहीं होता तो क्या होता, ये दोनों बराबर टूटते, ये दोनों बराबर टूटते और आपको फ्री रेडिकल मिल जाता। तब ये रिएक्शन नहीं होते, क्योंकि फ्री रेडिकल के साथ ही रिएक्शन करता है, बस बाकी के साथ नहीं कर पाता। तो अब क्या हुआ कि जैसे ये FeCl3 आया, FeCl3 कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कहेगा मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब जो CCl है इसको ये प्रेशराइज करेगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन दो, क्योंकि ये डेफिशिएंट है, तो ये जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेगा। जिसको ये सपोर्ट करेगा वो इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेगा, तो इसमें बनेगा Cl- और Cl+। अब ये दो पार्ट में टूट गया देखो। अब ये माइनस वाला इसके साथ जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा FeCl4-, और क्या बनेगा, Cl+ का। अब ये प्लस वाला चार्ज बन गया, इसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल। अब इसका रोल यही है देखो, नहीं तो इसका क्या काम था यहाँ पे, लेकिन ये फैसिलिटी करवाता है दूसरे के लिए। ठीक है, तो यहां से क्या बना, इलेक्ट्रोफाइल बन गया, प्लस चार्ज बन गया आपके पास Cl+। अब ये Cl+ किसको रिएक्शन करेगा, बेंजीन पे अटैक करेगा, क्योंकि बेंजीन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, और ये प्लस चार्ज हो गया। पहले ये नहीं कर पा रहा था क्योंकि इसमें फ्री रेडिकल बन रहा था, अब प्लस चार्ज हुआ, अब ये क्या होगा, धड़ल्ले से यहाँ पे अटैक करेगा। तो इसने अटैक किया, अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, तो ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इसको दे देता है कि चल इसके पास तो कुछ है नहीं, हम अपने इलेक्ट्रॉन दे देंगे, क्योंकि बेंजीन में तो इलेक्ट्रॉन घूम ही रहे हैं, और ये प्लस है तो प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा। तो ये अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो Cl है वो इसमें अटैच हो जाएगा, H यहाँ हो जाएगा। अब ये जो डबल बॉन्ड है ये हट गया, सिंगल बॉन्ड में रह गया। ठीक है, और बाकी का ऐसे दिखेगा। तो दो स्टेप समझ में आए पहले आपको, रिप्लाई करना मुझे यस नो। दो स्टेप ये समझ में आया मैकेनिज्म का। पहले स्टेप में हमने इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट किया, फिर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा किसमें, बेंजीन पे। बेंजीन पे क्यों करेगा, क्योंकि अब प्लस चार्ज है और बेंजीन में इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए उसके साथ रिएक्शन करेगा। अदरवाइज पहले नहीं कर पा रहा था वो, अब उसके बाद रिएक्शन करेगा। ठीक, अब रिएक्शन करने के बाद क्या होगा देखो, रिएक्शन करने के बाद पहले स्टेप में क्या था, FeCl3 था जो इंटरमीडिएट था, Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा, इसको बोलेगा इलेक्ट्रॉन मुझे दे। अब तो इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाला, Cl+ बच जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और ये FeCl3 के साथ जाएगा, तो इसमें चार्ज Cl हो जाएंगे और माइनस चार्ज होगा। अब इसमें प्लस चार्ज जनरेट हुआ, प्लस चार्ज किस पे अटैक करेगा, बेंजीन पे। क्यों करेगा, क्योंकि बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, किसको, Cl को, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड टूटेगा और सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, और ये Cl लग गया, ये H लग गया। इसकी सेकंड स्टेप हो गई थी। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है कि जो वीक होता है हर हमेशा उसी को हटाते हैं हम। ठीक है, जो वीक होगा वही हटता है हर हमेशा। अब फिर ये H को हटाएगा यहाँ से कि भाग जाओ। ठीक, कौन खींचेगा, ये FeCl4 का चार्ज है माइनस, अब ये खींचेगा, तो हाइड्रोजन को तो चाहिए कि वो प्लस में निकल जाए, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन को इससे खींच लेगा, ये H यहाँ से यहाँ रिएक्ट करेगा। ठीक है, और H रिएक्शन करेगा तो FeCl3 अलग हो जाएगा, यहाँ से Cl- निकलेगा, यहाँ से H+ निकलेगा, तो HCl हो जाएगा। और ये बॉन्ड है जो हाइड्रोजन का, इसको ये छीन लेंगे यहाँ से और यहाँ पे फिर लगा देंगे, तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो 1 2 3, तो 3 डबल बॉन्ड हो गए, यहाँ पे Cl लग गया, और FeCl3 जैसे था वैसे ही रह गया, और HCl बन गया। तो ये 3 प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये मैकेनिज्म है इसकी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म। ये समझ में आया या रिपीट करूं दोबारा? पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यानी जिसमें प्लस चार्ज है, वो जनरेट हुआ।
कैसे जनरेट हुआ, इसकी वजह से, ये कोई भी हो जिस जो इलेक्ट्रॉन लेविस एसिड होना चाहिए, क्योंकि ये कंगाल होगा तभी तो दूसरे से इलेक्ट्रॉन मांगेगा, तो ये कंगाल आदमी है बिल्कुल। तो ये Cl के पास आया कि इलेक्ट्रॉन दे दो, तो ये तब इन दोनों में लड़ाई हुई, और जिसके पास से जाएगा सपोर्ट करेगा वो इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेगा, और दूसरा प्लस चार्ज आएगा। अब ये प्लस चार्ज आएगा, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो प्लस अटैक करेगा माइनस के पास, माइनस के पास अटैक करेगा तो यहाँ पे ये हो गया। अब H प्लस है, थर्ड स्टेप में क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन का बॉन्ड सबसे वीक होता है, और ये FeCl4 यहाँ पे आसपास घूम रहा है माइनस चार्ज का, तो ये H प्लस को अट्रैक्ट करेगा, H प्लस Cl के साथ मिलके HCl बना देगा, FeCl पहले जैसा था वैसे ही रह गया, और ये बन जाएगा बेंजीन के साथ Cl, यानी क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। तो ये समझ में आया मैकेनिज्म, बताओ यस या नो, रिप्लाई करना, यस, वाई, क्लियर है, नहीं है तो एन। ओके, तो ये सब 11 का पोर्शन है, ठीक है, लेकिन हम पूरा रिवाइज करेंगे उसे, जितनी बार आप पढ़ते जाओगे, मैं पहले ही बता रहा हूँ ऑर्गेनिक को रटना पड़ता है स्टार्टिंग में, फिर आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि सारी एक जैसी रिएक्शन है, फिर आपको समझ में आएगा, हर बार ऐसे ही करना पड़ता है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है, टाइम देना पड़ता है इसे। तो जैसे आप देखोगे लेक्चर को, उसी से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी कल करते हैं। हाँ, नोमेनक्लेचर मैं बताऊंगा आपको, नोमेनक्लेचर पूरा डीप में बताऊंगा, क्योंकि उसके रूल्स हैं, तो रूल्स से ही बताऊंगा आपको सारे, इसके बाद में नोमेनक्लेचर ही बताऊंगा, ठीक है। ओके, तो बाय बाय।